हेलो स्टूडेंट, आज हम सैम्पल पेपर देखेंगे मैथ्स का क्लास 10th का। इसमें हम सैम्पल पेपर एक बेसिक वाला, जो सबसे पहले मैं बेसिक पेपर सोल्व करूंगा। अगर ये पेपर का सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आए और तुम्हें लगे हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना, ताकि हम स्टैंडर्ड का पेपर भी सोल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9 and so on. मतलब एक कार्ड के समझो बॉक्स के अंदर अलग अलग कार्ड्स पड़े हैं। ऐसे अलग अलग कार्ड्स हैं यहाँ बॉक्स के अंदर, तुम देखोगे जिसके अंदर नंबर 6 है, एक कार्ड में नंबर 7 है, एक कार्ड पे नंबर 8 लिखा हुआ, तो ऐसे 50 तक कार्ड्स नंबर्ड है। इसके अंदर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर वाले कार्ड निकालने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से कार्ड होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से रहेंगे 6 से लेके 50? पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेटा वो होता है जो किसी का स्क्वायर हो। जो क्या हो? किसी का स्क्वायर हो। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ? 9। अगला कौन सा हुआ? अगला हो गया 16। उसका अगला 25, देन 36, देन 49। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं बताओ? 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने आ रहे हैं? 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। और टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? तो टोटल नंबर देखोगे तुम 6 से लेके 50 तक है। दैट मीन्स 50 माइनस 5, 50 माइनस 6 करोगे वो होता है 44। यहाँ गलती मत करना, वो 44 नहीं होगा, 44 प्लस 1 होगा। 44 प्लस 1 को 6 भी इंक्लूडेड है। यहाँ गलती कर देते हैं, तो ये गलती का पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 तो क्या हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो तुम्हारे सैंपल इवेंट के, मतलब यहाँ इवेंट अगर हम डिफाइन करें तो 9, 16, 25, 36 एंड 49, ये 5 नंबर तुम्हारे काम के हैं। और टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास, जैसे एक इवेंट ई डिफाइन किया था इसके लिए 5 हो गए, और टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल है हमारे पास 45। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 9, 16, 25, 36 एंड 49। कितने हैं? 5 केसेस फेवरेबल है। तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं यहाँ पे? वो अभी हमने देखा वो कितने होंगे। वो ये 45 कैसे आ रहा है? 50 माइनस 6 किया, यही करते जनरली, वो होता है 44। अब तुम बोलोगे सर 44 लिखे क्या? नहीं, 44 मत लिखना, यहाँ 44 प्लस 1 आएगा तो 6 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर तुम 6 से काउंट करोगे तो टोटल 45 नंबर आएगा। क्या हो जाएगा? 5/45, दैट इज 1/9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/9। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtend an angle of 60 degree, अगर एक arc है वो 60 डिग्री सबटेंड करती है at the center where pi दे रखा है, then the length of the arc। अब तुम्हारा एक सर्कल है, इसमें ये ऐसे आर्क है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री सबटेंड कर रही है। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा? 42। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? रेडियस हो जाएगा 21। एक सर्कल होता है जिसका डायमीटर का 42 है, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कोई सर्कल है उसमें एक बीच में से तुम्हारा क्या काट कर दिया? एक सेक्टर निकाल दिया। तो उसके अंदर ये जो आर्क है ना, ये आर्क, ठीक है, तुम्हारे को आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है। क्या ये दे रखा है? आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर दिस, देन द लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पे केवल लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा तुम्हारा θ/360 इंटू 2πr। क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू 2πr। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई नहीं, बहुत इजी है। 2πr क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर, उसको 360 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि सर्कल में जब तुम घूमते हो तो पूरा 360 डिग्री घूमते हो, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना चाहिए? 2πr/360। तो थीटा डिग्री घूमने के लिए कितना चाहिए? थीटा इंटू 2πr/360। तो अब यहाँ थीटा कितना दे रखा है? थीटा क्या होता है बेटा? जो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ क्या है? एंगल 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 60/360 इंटू 2πr। तो ये यहाँ पे कट कर दो, 6 टाइम्स जाएगा। और ये यहाँ पे अगर रेडियस तुम पुट कर दोगे, रेडियस दैट इज 21, तो यहाँ पे ये जाएगा 3 टाइम्स, और ये 21 में जाएगा 7 टाइम्स, और ये 22/7 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22। सोल्व कर लो इसको, 22 आंसर तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन थीटा तुम्हें x दे रखा है और सेक थीटा तुम्हें y दे रखा है। देन टेन थीटा क्या होगा? अच्छा, टेन थीटा होता क्या है?
टेन थीटा होता है बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, होता है कि नहीं होता? अगर तुम इस टेन थीटा को देखोगे तो तुम्हारे को ये चीज पता है ना, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। ठीक है सर, बिल्कुल पता है। अच्छा ये बताओ कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा और सेक थीटा में कोई रिलेशन होता है क्या? तुम्हें पता है? हाँ सर, कोस थीटा होता है 1/sec थीटा के इक्वल, होता है कि नहीं होता? या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, सेक थीटा होता है सर 1/cos थीटा के इक्वल। तुम ये बोलोगे तो मैं बोलूंगा बस काम हो गया तुम्हारा, ये साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा लिख दो इसको, और ये cos थीटा ऊपर आया तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या तुम्हारे को? हाँ सर दे रखी है। कितनी दे रखी है? x, बिल्कुल x। और सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? y दे रखी है, तो x इंटू वाई। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू वाई हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा, बहुत इजी पेपर है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तुमने अगर बेसिक कंसेप्ट कर रखे हैं अच्छे से, बस यहाँ ये ध्यान रखना तुम्हारे को, अब ऑब्जेक्टिव है ना तो तुम्हें कंसेप्चुअल होना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला कुछ भी लिखने से। तुम्हें एकदम पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या है। तुम कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, एक के बाद एक सवाल निकलते जाएंगे, कोई भी सवाल नहीं अटकने वाला तुम्हारा अगर तुमने बराबर कॉन्सेप्ट लगाया तो। देखो अगला, अ पेयर ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 हैज, कितने होंगे? एक काम करो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 0 लाइन कौन सी होती है? 9th क्लास में सीखा था हमने। कौन सी होती है y इक्वल्स टू 0? एक होती है तुम्हारी y एक्सिस, ये होती है तुम्हारी x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या होता है? y 0 होता है, तो ये y इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं इसको, y इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं। और क्या बोल रहा है? y इक्वल्स टू -5 लाइन। y इक्वल्स टू -5 लाइन क्या होती है? तुमने 9th क्लास में सीखा था, y इक्वल्स टू -5, ये -5 से ऐसे जाती है -5 लाइन। तो तुम खुद बताओ, क्या ये दोनों ऐसे पैरेलल लाइन नहीं बन रही? तो क्या ये इंटरसेक्ट करेगी? क्या करेगी? नहीं करेगी। कोई a1/a2, b1/b2 और c1/c2 भी करके देख लो, उससे भी आ जाएगा। यहां से तो आ रहा है तुम्हारा पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइन से दैट मींस नो सॉल्यूशन, दैट मींस नो सॉल्यूशन। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे सर हमने तो इसके लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पढ़ा था, वो बताओ सर। वो बताना उससे भी कर लो, मगर एक थोड़ा सा तुम्हारे को 9th का बेसिक नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, तुम फटाफट क्वेश्चन निकाल जाओगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव में यही है, कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -5, अगर इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखूंगा, इसको यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर यहाँ देखो तो 0 इंटू एक्स है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। 1 इंटू प्लस 1 इंटू वाई है, प्लस सी कितना है? ये y इक्वल्स टू 0 लाइन, y इक्वल्स टू 0 लाइन को लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगी प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये हो रही। और ये वाली लिखोगे तो 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आएगा -1 इंटू वाई -5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ रहा है 0/0, यहाँ पे आ रहा है 1/1। तो यहाँ से कुछ बैठेगा? बोलो। नहीं, नहीं बैठ रहा ना, नहीं बैठ रहा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से तुम करने जाओगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अभी 0/0 को कट कर सकते हैं क्या? बच्चे यहाँ कंफ्यूज होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे जब इस टाइप की लाइंस आ जाए ना तो तुम्हें प्लॉट करके ही देखनी पड़ेगी। 0/0 1/1 एक तरीके से कट के ये सेम रेशियो बोला जा रहा है, और इज नॉट इक्वल्स टू 0/-5। ये इसके इक्वल तो नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये आएगी पैरेलल लाइन, क्योंकि 0/0 एक तरीके से कट के लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है बेटा, वो 11th क्लास में सीखते जब 0/0 फॉर्म आ रही है। तो उसका मतलब अभी यहाँ है नहीं, दैट मीन्स तुम इसको प्लॉट करोगे और इजीली देख लोगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो जहाँ कहीं कहीं तुम्हारे जो 9th के कंसेप्ट हैं वो भी काम आ रहे हैं, तो कंसेप्चुअल तुम्हें होना पड़ेगा। इसके बाद द फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। एक फेयर डाइस है, उसको एक बार वंस थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है तुम्हारा? अगर एक फेयर डाइस को तुम करोगे तो उसका सैंपल स्पेस अगर बोला जाए, सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? ऑल पॉसिबल केसेस जो भी आ सकते हैं। तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। फेयर डाइस को अगर रोल करोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर इसमें देखोगे तुम कि इवन कंपोजिट नंबर चाहिए, इवन कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे इन्होंने फिर गेम खेल दिया। कैसे गेम खेल दिया? इवन भी चाहिए और कंपोजिट भी चाहिए। अब यहाँ पे इवेंट ई क्या बोल रहा है? इवन कंपोजिट कौन कौन से होंगे? क्या इसके अंदर 2 आएगा क्या? E2 is an even number, but is it a composite number? No, it is not a composite number. तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ केवल 4 आएगा। ये चीज समझ में आ रही? और क्या आएगा? 6 आएगा। केवल यही दो पॉसिबल केस है, दो ही पॉसिबल केस है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखे तो वो कितना है? वो तो है 6, और नंबर ऑफ ये इवेंट के पॉसिबल केस देखे वो कितना है? 2।
तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3 दैट इज 1/3। समझ में आई ये चीज? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ ये गलती मत कर देना, इवन कंपोजिट है इसके अंदर 2 काउंट मत कर लेना, ठीक है? यहाँ पे एक कैच था तुम्हें बता दिया। 8 chair and 5 tables cost rupees 10,500 while 5 chair and 3 tables cost rupees 6,450। the cost of each chair will be, cost of each chair कितनी होगी ये बतानी तुम्हें। तो अब ये क्या बोल रहा, 8 चेयर और 5 टेबल। तो हम मान लेते हैं चेयर की कॉस्ट, 1 चेयर की कॉस्ट, 1 चेयर की कॉस्ट अगर मैं x मान लेता हूँ और 1 टेबल की कॉस्ट मैं y मान लेता हूँ, तो 8 चेयर एंड 5 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8 चेयर एंड 5 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 8x प्लस 5y, और इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी? 10,500। उसके बाद क्या दे रखा है? 5 चेयर दैट इज 5x, एक चेयर की x है तो 5 चेयर की 5x एंड 3 टेबल तो प्लस 3y। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे को? उसकी दे रखी है 6,450। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन लगा दो या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कोई सा भी एक मेथड लगा के तुम्हें इसको सोल्व करना है। सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ। तो 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पूछता हूँ मैं, 6450 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 6450 माइनस 3y बाई 5। इसको कहाँ पुट कर दूंगा मैं? इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 6450 माइनस 3y बाई 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 10,500। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर 8 से, तो ये हो जाएगा 6450 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 32 और 4 36 का 6, 3 कैरी और 48 और 3 51, 51600, ठीक है? माइनस 8 इंटू 3y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 24y। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 25y, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा जो है तो ये हो जाएगा 00, 25 का 5, 2 कैरी और 5 2 5 00। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो बचेगा 516 उधर गया तो कितना हो जाएगा 52500 माइनस 51600, 516 ये 00 का 00 आ गया, इधर 6 9 आ गया, यहाँ पे 2 का हो गया 1, 1 में से 1 0 और 5 में से 5 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 900। y की वैल्यू 900 आ गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ ईच चेयर आ गई। चेयर यानी x था, हमारा क्या आया अभी? y आया। दैट मींस हमारे को चेयर की कॉस्ट आ गई कितनी? ये टेबल की कॉस्ट आ गई कितनी? 900। अब हमारे को किसकी निकालनी है? चेयर की कॉस्ट निकालनी है। चेयर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? हमारी चेयर की कॉस्ट इस 900 को हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू निकालते हैं, उसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो किसी में भी पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर दिया मैंने 5x प्लस 3 इंटू 900 इक्वल टू कितना है? 6450 है। तो यहाँ से y हमारे को क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5x, ये हो गया 2700, तो 6450 माइनस 2700 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 5, यहाँ पे 14 में से 7 गया तो कितना बचा? 7, 6 का हो गया 5, 5 में से 2 3, 3750 इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड कर दो, यहाँ पे 35 में जाता है 7 टाइम्स, 2 25 में जाता है 5 टाइम्स और 0 2 5 7 50, तो आंसर क्या हो जाएगा? 750। यहाँ जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे अभी मैंने y निकाला ना, y क्या आया था? 900, और 900 ये जानबूझ के तुम्हारे को सीबीएसई ऑप्शन में देगी। अब वहां क्या होता है बेटा, तुम्हारे पे प्रेशर हो रखा होता है, तो तुम जल्दी में 900 टिक कर दोगे, वो गलती नहीं करनी। तुम्हारे को गलतियां बताता जा रहा हूँ, क्या क्या गलती पॉसिबल गलती हो सकती है तुमसे पेपर में, सबको एक कॉपी के अंदर नोट करो। मेरे को प्रेशर में नहीं आना, मेरे को आंसर पूरा देखना है क्या लगाना है। फिर हम इसको नाम दे देते हैं सिली मिस्टेक का, दैट इज नॉट सिली मिस्टेक, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक है। तुम प्रेशर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हो इसलिए गलत 900 टिक कर देंगे। काफी बच्चे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता ना, आई एम श्योर तुम के पेपर के बाहर निकलोगे, वहां बच्चे बोलते हुए मिलेंगे कि मैंने गलती से 900 टिक कर दिया। अरे गलती नहीं है बेटा, वो प्रेशर हैंडल नहीं किया, उसने प्रैक्टिस बराबर नहीं की, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है? तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी। इसके बाद cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर तुम्हें 1 दिया है तो तुम्हें sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा निकालना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी?
कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो उसको क्या बोल सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। दैट इज कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गई। ठीक है, कोस थीटा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल दे रखा है यहाँ पे। देन व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ओके, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। तो बस काम हो गया, साइन 4 थीटा की मिल गई तुम्हें कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन 4 थीटा, अब तुम्हारे को वैल्यू किसकी निकालनी, तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। तो साइन 4 थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो तुम, अभी निकाले हो साइन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। इजी क्वेश्चन है काफी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक मेरे हिसाब से। इसके बाद बोल रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी। अब हमेशा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी, जब भी डिनोमिनेटर में हमने पढ़ रखा है क्या 2 और 5 का मल्टीपल ही आ रहा हो केवल, तब वो टर्मिनेटिंग होता है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये टर्मिनेटिंग होएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग। केवल 2 और 5 की पावर है, दैट इज इट इज अ टर्मिनेटिंग, नो डाउट इन इट। इसके बाद एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, एलसीएम निकालना है तुम्हें, कॉमन ले लो, सीधा सा है ये तो, बहुत इजी सा क्वेश्चन। एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है वो निकाल लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है दोनों में, 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, वो भी 3 आ रही है। दैट मींस 8 into 27, और क्या बोलते हैं 2 into 3 6 का क्यूब भी बोल सकते हैं, यानी ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2, अच्छा 2 की पावर में ही दे रखा है, दैट्स गुड, ये और इजी कर दिया, सीधा सीधा खत्म। ठीक है, इसके बाद HCF of two number is 18 and their product is 1290, their LCM will be, HCF क्या दे रखा है, 2 नंबर का, वो दे रखा है तुम्हें 18, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12960, their LCM will be। तो हमने एक चीज पढ़ी है क्या, HCF into LCM, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, A into B। तो हमें A into B प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डायरेक्ट दे रखा है, वो दे रखा है 12960, वो किसके इक्वल होएगा, HCF into LCM के इक्वल होएगा। तो HCF क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, LCM हमारे को निकालना है, तो डिवाइड करके सीधा सीधा निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसको डिवाइड कर दो, सबसे पहले 6 से कट कर दो, 6 से कट करोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स, 9 में 1 टाइम, 3 36 में 6 टाइम, 2160, फिर 3 से कट कर दो 7, और 6 में 2 बार 720, सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज। इसके बाद देखो, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उन्होंने बोल दिया कि DE, ये जो लाइन है वो पैरेलल किसके, BC के पैरेलल है। DE अगर BC के पैरेलल है तो एक चीज बताओ, क्या पढ़ी थी हमने, पैरेलल लाइन याद करो, BPT। BPT का एप्लीकेशन सीधा सीधा पूछा गया। BPT का एप्लीकेशन क्या, x by y, यहाँ पे a by b इक्वल टू AD by DB होता है, लेकिन यहाँ x और y में पूछा है। तो हमने और पढ़ा था, BPT से क्या किया था, ट्राइंगल्स को सिमिलर किए थे। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होएगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ सिमिलरिटी लगा सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर सिमिलरिटी लगाने जाओगे तो क्या बोलोगे, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABC, ये ABC के सिमिलर होएगा। दैट मींस x by y इसके इक्वल होएगा a अपॉन दिस a प्लस बी, a अपॉन यहाँ a प्लस बी करना मत भूलना। यहाँ अगेन बच्चे गलती करेंगे, x by y इक्वल टू a by b कर देंगे, और यहीं पे गलती हो जाएगी। ये इस ऑप्शन को फटाफट टिक कर देंगे, और यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसको सोल्व कर लो, यहाँ से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है तुम्हारा वो देख लो। x है, x किसके इक्वल है, ये y को इधर मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू ay अपॉन a प्लस b हो गया, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मत कर देना गलती से भी, ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, वहां पे तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी। ठीक है, अगर तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे तो वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो वो गेम खत्म नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, the coordinate of point P dividing the line segment joining the point A and B internally in the ratio 2:1। सीधा सा क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 1,3 और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 4,6। ये पॉइंट तुम्हारा अगर A है और ये पॉइंट अगर तुम्हारा B है, बीच में एक पॉइंट C है, तुम्हारे को ये C पॉइंट निकालना है, और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2:1 रेशियो में यानी इधर 2 है और इधर 1 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट निकालना होता है। सेक्शन फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। अब ये x1 x2 क्या होते हैं, हमारे को ये कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं हम, ये जो ये है ये m,
और ये एन मान मतलब इधर वाला कोऑर्डिनेट इधर वाले से मल्टीप्लाई होता है और इधर वाला इधर से होता है, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्रॉस क्रॉस ध्यान रखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 2 + 1 कर दो, ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे वाई का कोऑर्डिनेट ये पहले एक्स का निकाल लो, कितना आ रहा 8 + 1 9/3, 9/3 दैट इज कितना हो गया 3 हो गया। एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे तो वो कितना होएगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसके वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 × 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होएगा इस बार, प्लस ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होएगा अपॉन क्या आ जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 6/2, 6/3 दैट इज 2, तो y कितना आ गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3,2। ये चीज समझ में आ रही है, 3,2 यहाँ दे नहीं रखा है, 8 + 1 9, 9/3 बिल्कुल सही है, रेशियो 2:1 है, 1,3 हमने ये लिया था और ये लिया था 4,6, ओह सॉरी माय मिस्टेक, ये 4,6 था बेटा, आई टुक इट एज 1 एंड 4, तो यहाँ पे एक बार चेंज कर लेते हैं, ये 4,6 है, तो 4,6 है तो 2 × 4 और ये 1 × 1/2 + 1, ये तो 3 तो सही आ रहा है। इसके बाद जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 × 6 मल्टीप्लाई होएगा, जो हमने यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दिया था, ये गलती हो गई थी, इसको आई एम चेंजिंग इट, तो 2 × 6 + 1 × 3 अपॉन 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 3 15/3, ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे एक और गलती का स्कोप क्या होता है बेटा, 3,5 कोऑर्डिनेट आया ना, यहाँ पे एक ऑप्शन वो ऐसे भी दे सकते हैं 5,3, तो तुम इसको टिक मत कर देना, ये ध्यान रखना पहले x कोऑर्डिनेट आता है देन y कोऑर्डिनेट आता है, तो यहाँ पे 3,5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तुम्हें करना आता होगा, कैसे करते हैं हम छोटी क्लास में सीखा है हमने 3825, यहाँ पे कैसे करते हैं 3825 को, सबसे पहले किससे जा रहा है ये, सबसे पहले अगर देखो 3 से जा रहा है क्या, ये 3 से अगर देखोगे तो 36 में कितनी बार जाएगा 12 टाइम्स, उसके बाद 12 बचा, 36 के बाद 2 22 में कितनी बार 7 और 15 में 5 बार, फिर वापस जा रहा है ये 12 75 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 3 में डिवाइड किया तो ये 4, 7 में इसका 6, 2 15 में इसका 5, क्या ये वापस जाएगा क्या, नहीं 42 में इसका जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता, तो 2 बार 3 से जाएगा तो 3 की पावर तो 2 आएगी, उसके बाद 5 से जा रहा है क्या, 5 से डिवाइड करके देखा तो 40 में 8 और 25 में 5 85 आ गया, फिर अगेन 5 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 2 बार 5 से जाएगा तो ये 17 आ जाएगा और फिर 17 से जाएगा, क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, तो यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है तुम्हारा, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17, यहाँ पे देखोगे तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17 दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर है। इसके बाद इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, एडी 4 सेंटीमीटर दे रखा है तुम्हें, और उसके बाद तुम्हारे को बीडी दे रखा है 3, और उसके बाद बीसी दे रखा है तुम्हें 12, एंड देन कोट थीटा इक्वल्स, कोट थीटा किसके इक्वल होएगा, कोट थीटा किसके इक्वल होएगा वो ये पूछ रहे हैं। ओके, तो कोट थीटा यहाँ पे हम निकालेंगे, कोट थीटा इज कुछ नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये थीटा दे रखा है, इसका परपेंडिकुलर पता है क्या हमारे को, नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 90 तो दे रखा है ना, 3 और 4 है, पाइथागोरस लगा के क्या ये ए बी निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, क्या हो जाएगी ए बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 + 9 वो हो जाएगा 25, तो ये जो ए बी जब तुम पाइथागोरस लगा के ए बी निकालोगे तो वो आ रही होगी 5, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा 5/12, नो सॉरी वो 10 थीटा होगा, कोट थीटा हो जाएगा 12/5, बिकॉज कोट थीटा होता है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा इज 12/5, ये गलती नहीं होनी चाहिए 5/12 की, मेरे से भी हो गई जल्दी में, बट आई चेंज्ड इंस्टेंटली, सो तुम्हारे भी उस समय दिमाग में आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद ABC is rectangle, then find the value of x and y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल, बस बात खत्म, तो x + y की वैल्यू क्या है, वो है 12, और x - y की वैल्यू क्या है, वो है 8, एलिमिनेशन लगा दो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, 2x इसके इक्वल आ रहा है 20, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10, x की वैल्यू 10 है तो उसको यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 10,2 दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगेन 2,10 देखो ये चीज मिल गई यहाँ पे, तो जल्दी में ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ABC इक्वल्स टू BC दे रखा है एंड AB² इक्वल्स टू 2AC² दे रखा है,
देन द मेजर ऑफ एंगल सी। तुम्हें मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी, ओके। AC इक्वल टू BC, AC BC के इक्वल दे रखा है, ओके। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे रखा है। ये जो AB स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ऑफ AC इक्वल टू BC दे रखा है, दैट मींस ये A है, ये A है, ठीक है। तो AB स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के दे रखा है, यानी AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 into AC स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, यानी √2A के, ये √2A के इक्वल है। बेटा यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ शब्द आया, कैसे आया, A √2 है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, A साइड होती है, A साइड होती है तो ये √2A साइड होती है, 90 डिग्री यहाँ होता है, ये चीज समझ में आ रही। 90 डिग्री कहाँ होता है, जो दो इक्वल साइड होती है उसके बीच में, तो यहाँ C पे दोनों इक्वल बैठ रही, तो ACB रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमसे, और आइसोसेलेस है दैट मींस ये 45 और 45 होता है। अब यहाँ पे तुमसे कोई सा भी एंगल पूछा जा सकता था बेटा, यहाँ पे एंगल क्या पूछा, एंगल सी पूछा, एंगल सी का आंसर हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे तुमसे एंगल बी या एंगल ए भी पूछा जा सकता था। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देंगे, रीजन बीइंग उनके दिमाग में नहीं होता है कि आइसोसेलेस राइट एंगल होता है तो वो √2A ए वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे 3 4 5 होता है, 8 6 8 10 होता है, ऐसे खूब सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इफ यू वांट अ वीडियो ऑन पाइथागोरस ट्रिपलेट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट पे क्वेश्चन बन सकता है या नीड है कि 90 डिग्री कब होएगा, और ये उसमें मैक्सिमम जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा 90 डिग्री आंसर होगा। और सीधी सी बात, अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 90 डिग्री की, एक एंगल की तो पॉसिबिलिटी होगी होगी, तो तुम सोच के भी लगा सकते हो। कभी अगर फंस जाओ तुक्का मारने के लिए कह रहा हूँ, नॉट एनी डे, ठीक है। उसके बाद इफ -1 is a zero of the polynomial this px then the zero then other zero is, एक जीरो दे रखा -1 तो दूसरा जीरो क्या होएगा, तो दूसरा जीरो मान लो, एक जीरो अल्फा है और एक जीरो -1 मान लो इसका, तो अल्फा -1 किसके इक्वल होता है, -b/a, दैट इज -7/1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा -1 = 7, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, उधर गया तो 8, जीरो क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है, और कोई डाउट। यहाँ देखो अब इसके आगे, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज, एक डाई है उसको तुमने थ्रो किया, ठीक है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई। दो बार डाइस रोल किया, पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या होता है, 2, पेयर का मतलब क्या हो गया 2, पेयर ऑफ डाइस दो एक साथ रोल किए, तो अब जब दो डाइस रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हो जाते हैं, 36। कितने भी, एक का आउटकम 6, दूसरे का आउटकम 6, जब भी तुम्हारे को दो बार कर दे वो 6 × 6 36 हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, डाइस में नहीं किसी और में। बोला तो ये एक इवेंट है, उसमें टोटल आउटकम 5 है और उसको दो बार किया तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते, 6 + 6 12 मत करना, 36 होते टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम तो हो गया 36। अब क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाइस। सेम नंबर मतलब क्या हो गया, 1,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, 3,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 5,5 आ सकता है, और 6,6 आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल केस कितने हैं, 6 है, और हमारे पास जो पॉसिबल है वो 6 है, और हमारे टोटल केसेस कितने हैं, वो 36 है। फेवरेबल केस 6 है, ये तो फेवरेबल केस हो गए, और टोटल केस 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, दैट इज 1/6। आंसर क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। midpoint of these 3 points, the midpoint of this and this is 6, okay। यहाँ पे ये एक पॉइंट है दैट इज 3p, 4, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा -2, 2q, ये दोनों पॉइंट है, इस माइनस दैट इज -2, 6, किनका, इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट दे रखा है, 3p, 4 एंड -2, 2q का। तो इनका जब अगर तुम्हारे को मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट होता है बेटा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तुम्हारे को, x1, y1 एंड x2, y2, तो इनका मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, x, y, x, y निकालना, तो x हो जाता है x1 + x2/2 एंड y हो जाता है y1 + y2/2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे 3p - 2/2, वो क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट, और वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है 2,6, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। ये 2 के इक्वल हो जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम।
क्या हो जाएगा 3p माइनस 2 इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 4, तो यहाँ से 3p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 2 6, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 2, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एंड q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कोऑर्डिनेट क्या है 4 + 2q अपॉन 2 करोगे वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो यहाँ से इक्वेट करके q आ जाएगा, वो क्या आ रहा है 4 + 2q इज इक्वल टू 6 + 2 12, 6 × 2 12, तो यहाँ से 2q किसके इक्वल आ जाएगा 12 - 4 दैट इज 8, 8 आ गया, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है? तो p + q कितना हो जाएगा, p + q निकालना है हमारे को, वो हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6, 4 + 2 दैट इज 6, तो p + q की वैल्यू फाइंड करनी थी दैट इज वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो टर्मिनेट कब करेगा, कितनी प्लेसेस बाद करेगा। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कभी जरूरत नहीं होती, तुम्हारे को जब भी बताना हो कितनी प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा, तुम्हारे को जो डिनोमिनेटर है ना उसका क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है लोवेस्ट p/q फॉर्म में लाके, और फिर देखना है 2 और 5 में से किसकी हाईएस्ट पावर है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी प्लेसेस बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। ये कंसेप्ट तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट आना चाहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, लेकिन उस पर इतना डिटेल में नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लो। 147 अपॉन 120 है, ठीक है। तो पहली बात क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होएगा तभी डेसिमल एक्सपेंशन की बात होगी। तो यहाँ तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो 3 आ रहा है, टर्मिनेटिंग कैसे हो रहा है, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 3 × 4 × 10 है ये 120, 4 यानी 2 की पावर 2, 10 में 2 की पावर 3 हो गया और 5 हो गया 147, ये इस तरीके से। तो ये पक्का 147 जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, तभी डेसिमल एक्सपेंशन की बात हुई, वरना डेसिमल एक्सपेंशन की तुम्हारी बात नहीं होती। तो यहाँ पे जब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 227 में 9 देखो जा रहा है, मैंने बिना डिवाइड किए बता दिया था, रीजन बीइंग तभी तुम्हारे डेसिमल एक्सपेंशन की बात हुई है। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 5 में, 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो कितनी प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा बिना डिवाइड किए बता सकते हो 3 प्लेसेस बाद। इसके आगे 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके आगे 21 to 40 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें ये चीज पसंद आई हो, तुम्हें अच्छी लगी हो, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ सर हमें आगे का भी चाहिए 21 से लेके 40 इसी तरीके से, कि सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हुए आप हमें बताते जाओ। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया और अगर अच्छा लगा हो वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, और कमेंट करके बताओ तुम्हें इस टाइप की वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।